नमस्कार, मार्केट से पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिन, जबकि एक साइड रिलायंस जैसा हैवी वेट जो कि आज गिरावट में कंट्रीब्यूट कर रहा था और दूसरी तरफ आईसीआईसीआई बैंक समेत पूरा बैंकिंग स्पेस, एनबीएफसी स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस जो कि मार्केट को तेजी की तरफ खींच रहा था। करीब करीब 11-1200 अंकों की तेजी आज निफ्टी बैंक में देखने को मिली। इसमें पीएसयू बैंक्स मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे, प्राइवेट बैंक्स आज मेजरली पार्टिसिपेट कर रहे थे और साथ ही साथ पूरा एनबीएफसी, एचडीएफसी के नंबर्स के बाद हाउसिंग फाइनेंस स्पेस जहां से एक अच्छी खरीदारी आते हुए दिखाई पड़ी। तो मार्केट्स में आज इंटरेस्टिंग मूव था। एक साइड हैवी वेट, एक तरफ यानी कि आईटी के टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस, और दूसरी तरफ ऑयल एंड गैस रिलायंस, और दूसरी तरफ बैंक्स और एनबीएफसीज जो कि मार्केट को पुल कर रहे थे। तो इसीलिए एक वोलेटाइल सेशन देखने को मिला। नंबर्स के बाद और ब्रोकरेज अपग्रेड के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज आज बिकवाली रही। जिस मैक्वेरी की रिपोर्ट की बातचीत आज बाजार में हो रही है, आपको बता दूं कि वो पहले भी 800 रुपये के टारगेट्स के साथ ही चल रहे थे और 1100 रुपये का या 1300 रुपये का उन्होंने टारगेट दिया, लेकिन उनकी कमेंट्री बहुत ही बुलिश है, डिस्पाइट टारगेट उनका काफ़ी नीचे है। इनफैक्ट तो एक तेज बिकवाली आज के सत्र में रिलायंस में देखने को मिली, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के लिए आज का सेशन आप कह सकते हैं ठीक ठाक ही देखने को मिला। क्रूशियल इसलिए भी है क्योंकि आज एक बहुत हैवी न्यूज़ फ्लो वाला दिन था और उसके बाद अब जो दूसरी चीज़ मार्केट में नज़र रखनी है वो है यूएस इलेक्शन। किस तरह से वहाँ पर रुझान बनते हैं, किस तरह के वहाँ से आउटकम्स आते हैं। तो अगले 3-4 दिन या अगला पूरा हफ्ता जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही क्रूशियल हफ्ता होने वाला है। तो उस लिहाज से भी आप देख सकते हैं मार्केट्स को। चलिए अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करेंगे और बातचीत करेंगे पहले सवाल पर, जो कि है प्रजापति साहब का, हरीश प्रजापति साहब का। आईओसी खरीदे हैं 100 शेयर 79 के दाम पर। प्रजापति साहब, आईओसी के लिए आज सुबह ही रादर 3 रिपोर्ट्स थी जिसमें मिनिमम टारगेट 85 था और मैक्सिमम टारगेट 140 के आसपास था। बहुत कुछ अब आपके पास खोने के लिए यहाँ है नहीं क्योंकि 79 ऑलरेडी आ चुका है। तो अब आप एटलीस्ट होल्ड तो कर ही सकते हैं। अच्छा डिविडेंड यील्ड मिल रहा है आपको, तो वैसे भी कोई इसमें टेंशन वाली चीज़ है नहीं। तो आप एटलीस्ट समय दीजिए और बने रहिए, वो ज़्यादा बेहतर विकल्प रहेगा। इसके अलावा पी रेशियो से पता चल सकता है ये स्टॉक गुड है या नहीं गुड है। साजिद काजी अशरफी साहब, देखिए अशरफी साहब ऐसे समझिए, कोई कंपनी अगर 100 रुपये कमाती है और उसके 10 शेयर होल्डर हैं तो हर शेयर होल्डर को मिला 10 रुपये, यानी कि 10 रुपये की ईपीएस बन गई। अब वो शेयर का दाम अगर 20 रुपये पे कामकाज कर रहा है तो वो शेयर अपने 10 रुपये पर शेयर से दुगने दाम पर है, यानी 2 टाइम्स अपने मल्टीपल पे वो शेयर कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ये मल्टीपल हमेशा उस शेयर में मुनाफे पर शेयर कमाने वाले जो आप शेयर होल्डर्स को दे रहे हो उससे कितने गुना ऊपर कामकाज कर रहा है ये इंडिकेट करता है। जितना पीई नीचे अपनी अर्निंग के सामने उतना अच्छा। 8, 9, 10, 15, 12 अलग अलग सेक्टर के अकॉर्डिंग पीई होती है। सबसे महंगे एफएमसीजी, सबसे महंगे फार्मास्यूटिकल होते हैं क्योंकि इनकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है, तो इनकी पीई भी हमेशा बाजार कंजम्पशन के हिसाब से देता है। लेकिन रिटेल जैसी कंपनी जैसे डीमार्ट हुआ, जैसे इस तरह की कंपनीज को आप अवॉइड कर सकते हैं इतने बड़े पी पे, जो कि 100 पी जा रहा है। किसी भी कंपनी का पी 70-80 के ऊपर है तो वो जस्टिफाइबल नहीं है, चाहे वो जुबिलेंट फूड जैसी कंपनी क्यों ना हो, अनटिल उस कंपनी की ग्रोथ इतनी तेज हो कि वो आगे चल के ईपीएस को एडजस्ट कर दे। तो ये 2-3 चीज़ें इनको आप ध्यान रखिए। पीई को तो आप देखेंगे, लेकिन हमेशा उस कंपनी की साल दर साल कैसी ग्रोथ आ रही है परसेंटेज में। क्या वो 25-30% से ज़्यादा हर साल ग्रो कर रहा है उसका प्रॉफिट, तो बात अलग है, बिना किसी एडजस्टमेंट के खाली ऑपरेटिंग फ्रंट पर, तो वो पी जस्टिफाइबल है, वरना वो जस्टिफाइबल नहीं है। तो पी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन उसके साथ साथ और भी 2-3 चीज़ें हैं जिनको आपको ध्यान रखना है। प्रोडक्ट, सेक्टर, कंपनी, हिस्ट्री, ये कुछ चीज़ें हैं, ये डेट, इनको आप ज़रूर ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल आ गए इस ड्यूरेशन में। एस्कॉर्ट्स फॉर टुमारो, राजपूत रघुवीर सिंह साहब। देखिए राजपूत जी, नंबर्स तो बहुत अच्छे आए हैं एस्कॉर्ट्स के, सेल्स के नंबर भी और नतीजे भी, लेकिन आप ऐसे ध्यान रखिए कि वो बहुत हद तक डिस्काउंटेड है इस भाव के अंदर। तो एक बड़ी तेज़ी ये दिखा चुका है मोर और लेस। फिर भी आप अगर छोटी अवधि के लिए ट्रेड कर रहे हैं तो आप एक स्टॉप लॉसेस को ज़रूर फॉलो करें और अपनी पोजीशन में बने रहें, क्योंकि कुबूटा के साथ इनकी एक और डील की खबरें भी हैं बाजार में। तो अगर वो डिस्काउंट होना शुरू हुआ तो 1300-1350 की खबरें सुन रहा हूँ, वो भी शायद भाव देखने को मिल जाए। लेकिन स्टॉप लॉसेस को स्ट्रिक्टली लगाइए, बहुत वोलेटाइल स्टॉक है, कभी भी घूम जाता है, तो उसको ध्यान में रखकर अपनी पोजीशन को आप रख सकते हैं। अच्छा, निशा पारिक जी का सवाल है सन फार्मा पे। निशा जी, कल इसके नंबर्स आने वाले हैं सन फार्मा के। टैरो के नंबर तो अच्छे आए थे ही रिसेंटली, तो टैरो के नंबर्स के बाद ये एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही कि नंबर सन फार्मा के भी बेटर होंगे। लेकिन अब सीक्वेंशियल बेसिस पे अच्छे नंबर देने के साथ सन फार्मा चलता है कि नहीं ये कहना मुश्किल है, क्योंकि ऑलरेडी चला तो है नहीं, अपने नए लोज के आसपास ही कामकाज कर रहा है, तो ऑलरेडी बॉटम के आसपास है। अगर कुछ भी अच्छे नंबर दे देता है तो बहुत ज़्यादा डाउनसाइड रिस्क तो एटलीस्ट नहीं है। तो आप इस लिहाज से इस पोजीशन को देख सकती हैं।
IRCTC 1395 पे नितिन अरोड़ा जी का सवाल है। अरोड़ा साहब देखिए, IRCTC कंपनी बुरी नहीं है, मोनोपोलिस्टिक काइंड ऑफ बिजनेस है, नंबर्स अच्छे हैं, क्रेडिबिलिटी अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा है, डेट नहीं है, प्रोमोटर स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ जो है वो पेसिमिज्म ऑप्टिमिज्म की साइड इंडिकेट करिए, माफ़ कीजिएगा। लेकिन पेसिमिज्म साइड क्या है? एक इनका स्टेक सेल, अगर ये कभी भी ऊपर के दाम पे स्टेक सेल आ जाता है, 5% 10% OFS आ जाता है, जो कि आने लग रहा है, NMDC का बायबैक है, NTPC का बायबैक है, अगर इसमें भी बायबैक बोल दिया गया कि आपके ऊपर के लेवल पे बायबैक करना है आपको, या दाम पे बायबैक करना है, तो अगर बायबैक का दाम ऑब्वियस ही बात है, अगर आज 1300 रुपये है तो कल 1250 1260 पे ही बायबैक होगा, एग्जाम्पल है ये। तो बायबैक हमेशा डिस्काउंट पे ही करेगी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको भी इसको फ्लोट कराना है पूरा। तो मान लीजिए अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो ओवरहैंग आना शुरू हो जाएगा। जैसे इक्विटी फ्लोट बाजार में बढ़ेगा वैसे वैसे चीज़ें इनके लिए डिफ़िकल्ट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। तो किस तरह के पैटर्न में गवर्नमेंट स्टेक सेल करती है, क्या होता है आगे, उस पर आप नज़र रखिए। लेकिन कंपनी में इंडिविजुअली कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरकारी कंपनी कोई भी परफॉर्मेंस उठा के देख लीजिए, कोल इंडिया हो या HAL हो या मतलब XYZ कोई भी कंपनी ले, NMDC ले लीजिए, ONGC ले लीजिए, सब में ही एक ज़माने में ऐसी एनर्जी थी और वो धीरे धीरे थ्रस्ट खत्म हो रहा है। तो आप उस हिसाब से इसका पास्ट रिकॉर्ड देखते हुए अपनी रणनीति डिसाइड कर सकते हैं। अच्छा, हीरो मोटोकॉर्प फॉर लॉन्ग टर्म, मेहुल माथुर साहब, बहुत बढ़िया कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। हीरो मोटोकॉर्प में रिकॉर्ड बिक्री के आंकड़े आए हैं इस महीने भी, दिवाली दशहरे के महीने में भी, और नंबर्स भी इनके काफ़ी साउंड थे। तो ये इंडिकेट करता है अच्छे सेल्स के नंबर के अगले क्वार्टर के नंबर भी ठीक होंगे। लेकिन किस दाम पे बिकी उस पर कहना मुश्किल है। लेकिन हाँ, फिर भी आप जो कंपनी बात कर रहे हो वो कंपनी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग असेट क्वालिटी, स्ट्रॉन्ग कैश है, डेट की सिचुएशन इतनी नहीं, और रिसेंटली इन्होंने करार भी किया है हार्ले डेविडसन से, तो एक नए सेगमेंट में भी उतर रहे हैं, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे के दाम आपको मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, शेयर अपने ऑलरेडी हाइस के आसपास है, तो कोई भी अगर नीचे के दाम मिले तो वो ज़्यादा अच्छा लेवल होगा नई खरीदारी करने के लिए। ICICI बैंक 50 शेयर 396 शॉर्ट टर्म। विश्वनाथ जी, आज ही की तेज़ी में आप शायद अपर एंड पे ही घुसे हैं, 400 रुपये के ऊपर 430 पे आज कोई जानकार बोल रहा था कि वहाँ पर जाए तो ये शायद शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटीज़ में खड़ी होती है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन नियर टर्म में तो आप एटलीस्ट बने रह सकते हैं, मोमेंटम चल रहा है, आज बहुत ज़्यादा तेज़ी थी तो शायद थोड़ा कूल ऑफ हो 1-2 दिन में, लेकिन आपको अच्छा प्रॉफिट मिले आप निकल जाइएगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियसली बात है, ICICI बैंक इज द बेस्ट बैंक, तो आप उसमें जा ही सकते हैं। संजय त्रिपाठी साहब, HDFC लाइफ, अच्छा स्टॉक है। अब आपकी खरीदारी किस भाव पे कहना मुश्किल है, लेकिन हाँ 592 रुपये की रेंज में कहीं ये स्टॉक चल रहा है, सुबह से आज ज़्यादा चला भी नहीं। लेकिन हाँ, नंबर वाइज हर क्वार्टर दर क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है, थोड़ा महंगा ज़रूर है वैल्यूएशन के लिहाज से, जिस PE की भी हम बात कर रहे थे उसके लिहाज से, लेकिन थोड़ा सा अगर नंबर्स को और सपोर्ट मिलता है, थोड़े और नंबर बेटर होते हैं, या एक कंसोलिडेशन का फेज़ पूरा होता है, तो उसके बाद एक बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप लगा सकते हैं। अच्छे ग्रुप की अच्छी कंपनी है, अच्छा बिजनेस है, ग्रो भी कर रहा है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अच्छा, शिल्पा मेडिकेयर, मित्तल साहब, 550 रुपये के दाम पे खरीदारी आपकी, आज का दाम था 427 अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आज लो भी बनाया था 422-23 के आसपास। कल का लो था 421, या परसों का हाल का जो लो था वो 421 था, उसको आज नहीं तोड़ पाया था नंबर से बावजूद। नंबर्स ठीक है, मतलब ख़राब है वैसे तो YOY बेसिस पे अगर आप देखेंगे, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस पे नहीं, अदर नेट प्रॉफिट के लिहाज से, लेकिन ऑपरेशनल परफॉर्मेंस ठीक है, फायरवर्क नहीं है लेकिन सैड भी नहीं है। YOY तो फ्लैट नंबर है, सीक्वेंशली अच्छे नंबर है। अगर यही ग्रोथ कंपनी मेंटेन करेगी तो एटलीस्ट ये EPS तो मिलेगा। ऑलरेडी बहुत भागा हुआ शेयर है, थोड़ा कूल ऑफ हो रहा है। राजेश अग्रवाल जी से मेरी बात हुई थी एक बार, तो उन्होंने कहा था 800 रुपये तक के टारगेट वो यहाँ पे देख रहे हैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म। अगर आप वो टर्म दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। 421 नियर टर्म या 415 रादर नियर टर्म एक सपोर्ट है, एक स्टॉप लॉस है, जिसको आप देख सकते हैं। लंबी अवधि के लिए आप एटलीस्ट टाइम दें तो पैसा बन भी सकता है, तो आप बने रह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रिलायंस, उम्मीद थी, बहुत सारे सवाल आ गए। श्री शैल जी का सवाल है, नीलेश शाह जी का सवाल है, कृष्ण अग्रवाल जी का सवाल है, और शशिकांत अग्रवाल जी का भी सवाल है। खैर, रिलायंस को लेकर एक ही बात है, पहली चीज़, सभी ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स पॉजिटिव साइड पर हैं, सिवाय मैक्वेरी के। मैक्वेरी के टारगेट हैं 1325 रुपये, लेकिन उनकी कमेंट्री बहुत बुलिश है, वो रिपोर्ट मेरे पास है इसलिए मैं बता भी पा रहा हूँ। दूसरी चीज़, बाकी सबके टारगेट 2300, 2350, 2200, 2250 के आसपास के टारगेट्स हैं। एक क्वार्टर के नंबर को देखकर आप लॉन्ग टर्म की स्थिति को ना जज करें। देश की नंबर 1 कंपनी आज भी टूटने के बाद देश की नंबर 1 ही है, ठीक है, नंबर 2 नहीं बन गई है, और 1,10,000 करोड़ की रेवेन्यूज़ को
एक क्वार्टर में कंपनी कमा रही है। तो इस तरह की ग्रोथ, इस तरह की साइज़, इस तरह की पेडिग्री वाली कंपनी का स्टॉक अगर एक दिन 7% टूटता है तो आप भूलें नहीं कि ये शेयर एक दिन में 7-8% चला भी था। तो एक बहुत बड़ा रनअप 925 से शेयर चलकर 2400-2360 तक गया है। तो 120% निफ्टी का स्टॉक चलेगा तो कहीं कूल ऑफ तो होगा। थोड़ा कूल ऑफ का पीरियड अगर आप लॉन्ग टर्म दे सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं इस कंपनी में। शॉर्ट टर्म में आप अपने स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोजीशन में देखें, लेकिन हाँ नियर टर्म में 1880 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपके लिए रह सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए तो ऑब्वियस ही बात है, हम देश की नंबर 1 कंपनी के साथ इन्वेस्टेड है तो आपको टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। पीडीलाइट शॉर्ट टर्म, उमंग कंसागरा जी, माफ़ कीजिएगा मैं आपका नाम नहीं ले पा रहा हूँ उमंग जी, लेकिन हाँ पीडीलाइट अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो एक ट्रिगर था इसमें, वो स्टेक बाय करने का एरलडाइट के अंदर, जिसके बाद स्टेक इस कंपनी में एक मूव आया था, बस बना था। लॉन्ग टर्म के लिहाज से तो ऑब्वियसली बात एक अच्छी कंपनी, और जैसे से नए बिजनेस में उतरी है, एरलडाइट का कारोबार एक्वायर करके 2 क्वार्टर में आई गेस ये कारोबार इनके नंबर्स के अंदर रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देगा, तो ये रेवेन्यूज़ और बेटर हो जाएंगे। आप ऐसे समझिए कि 300 करोड़ रुपए की कंपनी को अगर किसी कंपनी ने खरीदा है जो रेवेन्यू 300 करोड़ कमाती है, जिसका खुद का रेवेन्यू 1000 करोड़ है मान लेते हैं, तो आगे चल के रेवेन्यूज़ 1300 या 1350 या 1400 करोड़ ही होगा ना। तो वो जब रेवेन्यू रिफ्लेक्ट होगा तो प्रॉफिटेबिलिटी में भी आएगा, और वो प्रॉफिटेबिलिटी इसकी ईपीएस को बढ़ाएगी और बाजार उसको वैल्यू दे देगा। तो इस तरह की कंपनी अगर आपको नीचे मिले तो आप एक्वायर करें, और आपके शॉर्ट टर्म है तो आप मोमेंटम को चेंज कर सकते हैं यहाँ पर। अच्छा, आखिरी सवाल और लेते हैं, बहुत कम समय रह गया, माफ़ करेंगे। ब्रिटानिया 3600 पे मयंक गुप्ता साहब का सवाल है। गुप्ता साहब इसमें शायद डिविडेंड भी आया था, अगर आपको वो मिला है कि नहीं मिला, खैर, लेकिन हाँ व्यू पे डिपेंड करता है आपका क्या है। लंबी अवधि का है तो आप बने रहें, छोटी अवधि का है तो मोमेंटम चेज करें। बहुत दिन से आउट ऑफ स्टीम है, कंसोलिडेशन में है, सडन मूव आ सकता है इसमें कहीं भी, तो आप इस लिहाज से इसमें नज़र रख सकते हैं। चलिए, इतने ही सवालों को अब हम शामिल करेंगे। माफ़ी चाहेंगे उनसे जिनसे हम बातचीत नहीं कर पाए, और बहुत बहुत शुक्रिया उनका जिनसे हमने बातचीत की, जिनके सवालों को शामिल किया। आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, मेरा ट्विटर हैंडल है @Sumit Research। नमस्कार। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।